नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करेंगे कि फॉगिंग और फ्यूमिगेशन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग इस तरीके से भ्रमित हैं कि फ्यूमिगेशन और फॉगिंग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल अलग होती है। फॉगिंग और फ्यूमिगेशन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। साथ में हम बात करेंगे कि फॉगिंग जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर जो है हॉस्पिटल्स में उनके इक्विपमेंटों को कैसे आप लोग जो है ट्रीट करेंगे और कैसे जो है वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा, मैं एक सवाल आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमें फॉगिंग करने के लिए या सैनिटाइजेशन करने के लिए किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करूँगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें कि कौन कौन से लाइसेंस से किस किस काम को आप कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल और सैनिटाइजेशन तीनों पे मैं आज रोशनी डालूँगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को रेड बटन दबा करके और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो बहुत सारी लाते रहते हैं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप रेड बटन का प्रयोग करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं कि फ्यूमिगेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्यूमिगेशन जो है वो एयर टाइट एनक्लोजर के अंदर गैसियस अवस्था को उत्पन्न करना जो है वो फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया है, जिसमें एक जो है निर्धारित समय होता है। हमारे देश में जो फ्यूमिगेशन अप्लाई होता है वो ALP ट्रीटमेंट के द्वारा होता है, यानी कि एल्युमिनियम फास्फाइड की जो टैबलेट्स आती हैं वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो है फ्यूमिगेट करते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 से 7 दिन का समय लगता है। दूसरा जो फ्यूमिगेंट है वो फ्यूमिगेंट होता है मिथाइल ब्रोमाइड, जो 24 से 48 घंटे में किसी भी फ्यूमिगेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि हर जगह जो है आप मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये फ्यूमिगेंट केवल जो है जो एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं उनके लिए ही प्रयोग होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अब बात आती है कि हॉस्पिटल्स में जो है वो 2 मरीज़ों के बीच में जो है आप उसको फ्यूमिगेट करें। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूमिगेशन की कुछ जो हैं वो मजबूरियां हैं, कुछ गाइडलाइन हैं, जिनकी वजह से किन्हीं 2 पेशेंटों के बीच में उसको नहीं किया जा सकता है। उसमें एक निर्धारित समय लगता है। तो फ्यूमिगेशन जो है वो हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, ये आप समझें। कौन सी चीज़ कहाँ होती है उसका एक अलग से मीनिंग होता है। अब बात आती है फॉगिंग की। फॉगिंग जो है वो फ्यूमिगेशन नहीं है। फॉगिंग जो होती है उसमें आप जो है फॉग करते हैं, आप जो पार्टिकल्स हैं उनको बड़े ही छोटे सूक्ष्म रूप में जो है बाहर निकालते हैं और डीइन्फेस्टेंट करते हैं। यानी कि वहाँ जो है जो बैक्टीरिया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको आप जो है धूम्रित करके किल करते हैं। एयर में जो है उसको किल करना होता है। इसके लिए जो है बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं, अलग अलग तरीके के जो हैं वो यंत्र आते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपको OT फ्यूमिगेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो मेटल बॉडी में होता है, स्टील बॉडी में होता है। और वो स्टील भी रिकमेंडेड होना चाहिए जो मेडिकल इक्विपमेंट बोर्ड है उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप फोगर उठा करके और उससे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दे देंगे। ज़्यादातर OT में जो है वो हॉस्पिटल्स की ये इक्विपमेंट ऑलरेडी होता है, आपको अपने केमिकल्स का प्रयोग करना होता है, या जो है जो वहाँ OT इंचार्ज है वो खुद भी उसको चला करके डीइन्फेस्टेंट करते हैं। हर एक जो है ट्रीटमेंट के बाद OT को फ्यूमिगेट किया जाता है, लेकिन उस जो फ्यूमिगेशन किया जाता है
वो फोग द्वारा किया जाता है, ना कि ALP या MBR द्वारा किया जाता है। इसमें जो केमिकल्स का आप प्रयोग करेंगे वो अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं और हर एक फोगर में अलग केमिकल आता है। आप जो है नॉर्मल केमिकल्स को डाल करके उसमें जो है फोग पैदा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग से स्पेशल केमिकल आते हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी अधिक होती है। अभी कुछ लोग जो है वो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल करके जो है वो फोग पैदा कर रहे हैं, उससे काम करते हैं। पद्धति बहुत पुरानी है लेकिन बहुत सारी कंट्रियों में इसको बैन किया गया है। हर जगह इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है वो भी जो है इसमें संक्रमित हो सकता है, वो भी कैंसर जो है पीड़ित हो सकता है। इस तरीके की संभावनाएं जो हैं वो रहती हैं फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट के इस्तेमाल के समय। तो इसकी जगह जो है आप दूसरे अल्टरनेट भी हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। इस कॉम्बिनेशन से यदि आप जो है वहाँ सरफेस की क्लीनिंग करते हैं और जो टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उनकी साफ़ सफाई करते हैं तो वो डी-इन्फेस्टेंट हो जाएंगे और उनका कोई रेजिड्यू इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है और सस्ता सुंदर टिकाऊ इस तरीके से जो है आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको वहाँ फोगर्स इस्तेमाल करने होते हैं, ULV फोगर्स होते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम वाले, उनका भी इस्तेमाल जो है फ्यूम बनाने के लिए किया जाता है और वो प्रयोग आजकल जो है बहुत चलन में है। इजीली आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, इंडियन भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और चाइनीज़ भी मिलेंगे। तो क्वालिटी और पैरामीटर्स और उनकी कैपेसिटी के आधार पे उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में ये इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं। जो ULV होता है वो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स के रूप में इसको जो है स्प्रेड करता है फ्यूम्स को और फ्यूमिगेट कर देता है आपके जो टारगेट होता है उसको, जो भी एक्सपेक्ट आप करते हैं तो उस टारगेट को वो पूरे तरीके से सैनिटाइज़ करेगा। तो ये हो गई प्रक्रिया जो है वो फोगर के द्वारा फ्यूमिगेट करने की। तो फोगर के द्वारा जो फ्यूमिगेट होता है वो प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से नाम ज़रा कॉमन लगता है लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब बात करते हैं कि किस किस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्या पेस्ट कंट्रोल एजेंसी का लाइसेंस वाला व्यक्ति सैनिटाइजेशन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब उसको जो है कॉमर्शियली केमिकल ट्रीट करने के लिए वो ऑथराइज है तो इसमें भी केमिकल का ही प्रयोग होता है और ये वो कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो आपके दायरे से बाहर आता हो। सैनिटाइजेशन हो या पेस्ट कंट्रोल हो, वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो उसी श्रेणी में आते हैं। सैनिटाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल ये एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट होते हैं। तो फ्यूमिगेशन का लाइसेंस जो है वहाँ आपको पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फ्यूमिगेशन का लाइसेंस प्लस पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस आपको होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस जिसके पास है वो फ्यूमिगेशन का लाइसेंस उसको अलग से लेना पड़ेगा। यानी कि जब आप फ्यूमिगेशन का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आप कह लीजिए या बिना जो है पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस के वो लाइसेंस पूरा नहीं होता है, वहाँ आपको लेना ही होता है। और यदि आप केवल जो है पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस लेते हैं तो वो अलग से बन सकता है, लेकिन फ्यूमिगेशन का लाइसेंस अलग होता है। तो जब आप फ्यूमिगेशन का लाइसेंस लेंगे तो वहाँ आपका ऑटोमेटिकली जो है प्रक्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है और आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक फ्यूमिगेशन का, दूसरा पेस्ट कंट्रोल का। और आप केवल पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो केवल पेस्ट कंट्रोल का ही आपको लाइसेंस मिलेगा जिसमें आप सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए अलग से आपको किसी लाइसेंस को लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपने लाइसेंस में जो है वो एक PC सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता है जो जहाँ से आप केमिकल परचेज करते हैं वहाँ से वो वेंडर आपको जो है
एक प्रिंसिपल सर्टिफिकेट देता है कि ये केमिकल्स मैं इनको सप्लाई करता हूँ। वो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेकर के अपना जो लाइसेंस है उसमें अपडेट